हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज, जिसमें कि आपके पास 2020, 2019 और 2018 ठीक है ना के क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं और 2018 की सीरीज चल रही है, जिसमें आज चौथा सेट करवाने जा रहा हूँ, सेट नंबर 4 करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास 12th के लिए। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। और आप लोगों से एक बात कहनी है कि कल यानी मंडे 31/5 से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। लाइव क्लासेस शुरू हो रही है या चालू हो रही है, ठीक है ना। लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास चलने में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होगी, जिसकी टाइमिंग होगी 9 से 10 AM केमिस्ट्री तथा 8 से 9 AM बायोलॉजी। ठीक है ना, ये लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। 8 से 9 AM में बायोलॉजी होगी और 9 से 10 AM में केमिस्ट्री होगी। यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर चल रही है। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस मिलेगी कल से, ठीक है ना। मंडे 31 तारीख से 31/5 से आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। टाइम होगा 8 से 9 AM में बायोलॉजी होगी, 9 से 10 AM में केमिस्ट्री होगी, लाइव क्लासेस होगी। और फिजिक्स की लाइव क्लासेस चल रही है 10 बजे से 10 से 11 तक, जिसका चैनल नेम होगा फिजिक्स हाई स्पीड क्लासेस। चैनल नेम है हाई स्पीड क्लासेस, जिसका आपको फिजिक्स की 10 से 11 पर है। और मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर भी चल रहा है, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कौन सा है। तो अब आइए शुरू करते हैं। ये तो था हमारा टाइम टेबल लाइव क्लासेस का। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का सेलअप क्रिया Zn+2Ag प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस 2Ag का सही प्रदर्शन करता है। यानी Ag का, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, Ag का अपचयन Ag+ में हो रहा है और Zn का Zn2+। ठीक है ना, तो इसका पहला ऑप्शन सही आता है। पहले के खा की बात करते हैं। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है 90 ग्राम जल में, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है 0.019। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए 90 ग्राम जल है, यानी W बराबर कैपिटल W बराबर 90 ग्राम है और कैपिटल M यानी जल का अणु भार 18 है। ठीक है ना, तो कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा 90/18, है ना। 18 पंजे 90, 5 मोल। स्मॉल W में कह रहा है कि 10 ग्राम 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, यानी 1.8 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है। स्मॉल n यानी मोलों की संख्या 1.8/180, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 18 से काटेंगे 100 आ जाएगा, यानी 0.01 मोल। ठीक है, अब कुल मोल निकाल लेंगे। कुल मोल बराबर आ जाएगा 5 + 0.01 = 5.01 मोल आ जाएगा। हमें ग्लूकोज का मोल प्रभार निकालना है, यानी विलेय का मोल प्रभार निकालना है, तो बराबर हो जाएगा ग्लूकोज के लिए बराबर हो जाएगा स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N, यानी 0.01/5.01, दशमलव से दशमलव हट जाएगा और इसका भाग देंगे तो 0.019 आ जाएगा, जो आपका आंसर है सेकंड में। ठीक है ना, अब चलिए गा नंबर पर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या, इसमें पहला ऑप्शन सही है, +6 होती है। ठीक है, 6 होती है। आर्यनीय समीकरण है, तो ये वाला तो याद करने वाला है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, Ae-EA RT। ठीक है ना, ये आर्यनीय समीकरण होता है।
याद करने की बात है। और अंगा नंबर पर है मूल्यांकन बेकर परीक्षण में उपयोग में लिए जाने वाले अभिकर्मक हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, फर्स्ट तथा सेकंड ऑप्शन सही है, जिनमें दिया गया है टालेन अभिकर्मक और दूसरा है Zn/NH4। ये दोनों अभिकर्मक हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चौथा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। अब 4 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? तो सुक्रोज, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है इसका। सुक्रोज जो है हमारी गैर अपचायक शर्करा होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के का पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.071 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। FCC की बात कर रहा है तो FCC में Z यानी परमाणुओं की संख्या 4 होती है, ठीक है ना। FCC में Z मतलब परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कोरों की लंबाई को हम A से लिखते हैं जो 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर और घनत्व D बराबर दिया गया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांदी का परमाणुक द्रव्यमान M बराबर निकालना है। Na बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D = Z × M/Na × A³, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, M पक्षांतर करेंगे तो D × Na × A³ Z। वैल्यू रख देंगे, D का मान है 10.03 इंटू Na हमारा 6.023 × 10⁻23, A का वैल्यू है 4.07 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है ना। तो मैं अभी तक बहुत सारे सवाल आपको इस तरह के करवा चुका हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है, हम तो आएंगे नहीं करने, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा कह रहा भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है ना। 20% भारानुसार, तो स्मॉल w जो होगा वो 20 हो जाएगा और K2CO3 का अणुभार की बात करें तो ये आएगा 138, ठीक है होता है। और पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना करना है और 20% का मतलब विलायक का भार जो कैपिटल W होगा वो 100 - 20 = 80 ग्राम आ जाएगा। अब हम मोललता बराबर सूत्र लगाएंगे तो मोललता बराबर होता है स्मॉल w × 1000 अपॉन स्मॉल m × कैपिटल W। स्मॉल w का मान है 20 × 1000 अपॉन स्मॉल m का मान कितना है, अणुभार 138 है इंटू कैपिटल W की वैल्यू 180 है, ठीक है ना। इसका भी कैलकुलेशन आपको ही करना है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करें, ठीक है ना, अन्यथा आपको कौन करवाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा कह रहा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में उपयुक्त उदाहरण द्वारा अंतर कीजिए। तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में ही मिल जाएगा आपको। थ्योरेटिकल है और ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार हो चुके हैं, 2-3 अनसोल्ड में हो चुके हैं, इसलिए आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा पर। दूसरे का घा क्या कह रहा है, 0.707 ग्राम
क्या कह रहा है, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया गया। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी Kb 16.7 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दी गई है स्मॉल w की वैल्यू है 0.707 ग्राम। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाती है। और 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर यानी कैपिटल W यानी जो विलायक की मात्रा है वो 10 ग्राम है। क्वथनांक में वृद्धि, आप देखिए क्वथनांक एसीटोन डेल्टा टी भी निकालना होगा हमें, तो जो वृद्धि है वो 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होता कितना है 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया गया है इतना होता है और वृद्धि कितनी हुई इतनी, तो डेल्टा टीवी का मान क्या आ जाएगा 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड ये डेल्टा टीवी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो और केबी का मान दिया हुआ है, केबी के बारे में दे रहा है 16.7 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, और अणुभार ज्ञात करना है कार्बनिक यौगिक का m = क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला होता है m = 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल। तो 1000 इंटू केबी की वैल्यू कितनी है 16.7 इंटू स्मॉल w है आपका 0.707 अपॉन डेल्टा टीबी है आपकी 0.50 इंटू कैपिटल W की जो वैल्यू है वो है 10 ग्राम। ठीक है, 0.1 2 3 4 अंक बाद है। अगर यहाँ पर हम 4 डिजिट बढ़ा लें, 4 कर दें, है ना, तो अब आपके पॉइंट सारे हट जाएंगे। हटेंगे तो 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या 167 इंटू 707 अपॉन 50। ठीक है ना, अपॉन 50। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके, तो हमारा जो आंसर है, 1 मिनट रुकना, कहीं पर 1 2 3 4, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बेटा। आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है, यानी के आपको निकालना है, के दिया हुआ है। ठीक है ना, के की वैल्यू दी गई है, तो के जब लगता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक जब लगता है, तो यहाँ पर जो है के भी नहीं 1000 ना होकर के 100 होता है। ठीक है ना, 1000 ना होकर के 100 होता है। और ये अब ऐसा हो जाएगा 5.050 और 2 अंक बढ़ेंगे 0 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा। 2 0 से एक ये कैंसिल कर दिया, एक ये कैंसिल कर दिया, ये 500 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे का कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आएगा 118069 अपॉन 500 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 236.13 ये अणुभार आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया, ये तीसरे का है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है और ये है दूसरे का घा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा है और जो दूसरे का गा, दूसरे का जो गा है वो है आपका इलेक्ट्रोड विभव के लिए। ठीक है, तो अब हम दूसरे का गा बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो गा है उसमें कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स समीकरण लिखिए। तो क्या लिखना है हमें, नर्स समीकरण लिखना है। नर्स समीकरण हमारा होता है E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपॉन NF
लॉग m की पावर n प्लस, ठीक है ना। ये हमारा नट समीकरण है, इसको लिख करके बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, लिखकर बॉक्स में बंद कर देंगे। और अब हमसे पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त संकेतों के नाम। तो E बराबर जो होता है इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। E0 जो होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यहाँ का ये जो चिन्ह है ये प्लस या माइनस हो सकता है, वो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और R आपका जो होता है नियतांक है, जिसका मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है ना। T आपका परम ताप है और N जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F बराबर फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, ठीक है ना। और लॉग m की पावर n प्लस जो है सांद्रता में परिवर्तन है, ठीक है ना। ये था दूसरे का गा, सॉरी जो कि छूट गया, सीरियल बिगड़ गया था, घा और का तीसरे का कब पहले हो गया था, ठीक है ना। तो सॉरी, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको बार बार दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9412653889 व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, उसको आप इस पर डाल सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का खा। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है तापमान गुणांक, तापमान गुणांक लिखना है, इसके बारे में डिफाइन करना है इसको कि तापमान गुणांक क्या होता है। तो आइए इसके बारे में डिफाइन कर देते हैं। लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया का ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है इसमें। तो किसी अभिक्रिया का ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के दो भिन्न तापों पर, दो भिन्न होना चाहिए और दोनों में टेम्परेचर 10 का अंतर हो। जैसे एक 40 डिग्री है तो दूसरा होना चाहिए 50 डिग्री का, है ना। 10 डिग्री का डिफरेंस आया, वही लिखा है 10 डिग्री अंतर के दो भिन्न तापों, यानी टेम्परेचर, ठीक है ना। तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात, तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं, के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ना। या कहते हैं अनुपात के बराबर होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुपात के बराबर होता है ना, कहते हैं या बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते, ठीक है ना। तो इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा क्या होगा कि ताप गुणांक बराबर हो जाएगा KT प्लस 10 अपॉन KT, ठीक है ना। तो KT प्लस 10 है वो क्या है, T प्लस, एक सेकेंड, तो ये फॉर्मूला है ताप गुणांक बराबर KT प्लस 10 अपॉन KT। तो KT प्लस 10 क्या होता है, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना टेम्परेचर हो उसमें 10 का जोड़ देंगे पर वेग स्थिरांक का मान, और बटे या अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, ठीक है ना। तो
तो देखिए एक नोट लिखते हैं, आपके काम की चीज है। नोट क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितना टेम्परेचर का अंतर करना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना। आपसे पूछे कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर करते हैं, जैसे कहते कोई अभिक्रिया जिसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो आप देखिएगा कि 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, और जो सेकंड है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर टिप्पणी करवा रहा है। इसकी टिप्पणी आपको मालूम है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम कि इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एंजाइम पूछ रहा है। एंजाइम क्या है? 4 एंजाइमों के नाम लिखकर उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के, तो ये आपको मिलेगा। एंजाइम क्या है? चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा इसकी डेफिनेशन। और मैं दोबारा से आपको करवा दे रहा हूँ कि ये उच्च अणुभार वाले, डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधों एवं ये उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीवित जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन से बने हुए पदार्थ होते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन्हें सामान्यतः जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है तथा यह घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। अब इसी क्वेश्चन में जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 एंजाइमों के नाम। ठीक है ना। तो नंबर 1 पर लिख सकते हैं जाइमेज, लिख सकते हैं जाइमेज एंजाइम होता है। ठीक है ना। एंजाइम नंबर 2 पर हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने कहा है 4 एंजाइमों के नाम लिखना है, तो माल्टेज लिख दिया, दूसरा माल्टेज होता है। ठीक है ना। नंबर 3 पर तीसरा एग्जाम्पल पर हम लेते हैं इनवर्टेज, ले लेते हैं इनवर्टेज एंजाइम है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है ना। नंबर 4 चौथे पर हमने ले लिया, मान लीजिए लाइपेज एंजाइम। ठीक है ना। क्या ले लिया? लाइपेज एंजाइम। अब उन्होंने कहा 4 एंजाइमों के नाम लिखकर उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं लिखना है। ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या आ रहा है? जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज के द्वारा कौन सी अभिक्रिया होती है वो आइए हम दिखाते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं हम। ठीक है ना। या आप घटन कह दें, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। C6H12O6 प्लस O2 ले लेते हैं। अब कितने O2 लेना है? ये तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। यहाँ पर लिखेंगे हम जाइमेज एंजाइम, और बनेगा क्या? 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये बन जाता है। ठीक है ना। ये अभिक्रिया हो गई, जाइमेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया है। नंबर 2 पर है हमारा माल्टेज। ठीक है ना। तो माल्टेज में क्या लिख सकते हैं कि माल्टोज शुगर का जल अपघटन होता है। माल्टोज शुगर का अपघटन, तो माल्टोज शुगर होती है C12H22O11 प्लस। ठीक है ना। अब इसका क्या करवाना है? हमें जल अपघटन करवाना है, तो H2O ले लेते हैं और बनेगा क्या? यहां पर लिखेंगे माल्टेज एंजाइम, बनेगा 2C6H12O6, ये बन जाता है। ठीक है ना। ग्लूकोज बनता है।
क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है ना। नंबर तीसरी जो रिएक्शन है वो इन्वर्टेज एंजाइम पर है। किस पर है, इन्वर्टेज एंजाइम में है। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज का जल अपघटन करता है, सुक्रोज का जल अपघटन करवाना है। ठीक है ना। सुक्रोज भी सूत्र होता है C12H22O11 प्लस H2 इन्वर्टेज एंजाइम, और बनता क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक अणु ग्लूकोज का बनता है और दूसरा अणु जो बनता है वो फ्रक्टोज का बनता है। ठीक है ना। इन्वर्टेज एंजाइम से जब आप क्रिया करवाते हैं तो एक अणु ग्लूकोज का बनेगा और एक अणु फ्रक्टोज का बनेगा। ठीक है ना। अब हमारा जो चौथा है वो चौथा नंबर पर क्या है, लाइपेज एंजाइम। क्या है, लाइपेज एंजाइम जो है ये तेल या वसा को, लाइपेज है तेल या वसा का अपघटन करवाते हैं, तेल या वसा का अपघटन। तो तेल या वसा लिख दिया, एरो मार्क पर लिख देंगे लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ठीक है ना। आप लोग बगल में नहीं लिखेंगे, ये चौथा नंबर आपका नीचे आएगा, लाइपेज एंजाइम, और ये बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। ठीक है ना। तो ये आपका बन गया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का गा जो है खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम चलेंगे इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के घा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घा कह रहा, ओजोन प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने का सचित्र वर्णन। तो देखिए, ओजोन का प्रयोगशाला में निर्माण, प्रयोगशाला में निर्माण। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर ओजोन का प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी में, आपका डिटेल से मिल जाएगा ये पूरा, जिसमें आपको सीमेंस ओजोनाइजर, ओजोनाइजर या ब्रॉडी ओजोनाइजर, ठीक है ना, ब्रॉडी ओजोनाइजर लिखना है। इन दोनों में से आपको एक विधि का, इन दोनों में से किसी एक का वर्णन करना है और उसका डायग्राम देना है। ठीक है ना। तो ये विधि हो जाएगी, और इसमें कहा है ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण लिखिए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, यानी आपको विधि लिखना है, चित्र भी बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद उसके ऑक्सीकारक गुणों को लिखना है, जिसमें नंबर 1 है कि ऑक्सीकारक गुण में लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण, लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण। तो देखिए क्या होता है, लेड सल्फाइड PbS होता है। क्या होता है, PbS होता है, प्लस 4O3 ओजोन ले लेते हैं, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। ये हमारा बन गया लेड सल्फेट। ठीक है ना। दूसरा ऑक्सीकारक गुण लेते हैं, अम्लीय माध्यम में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है ना। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो क्या होता है, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3, एरो मार्क बना देगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारा फेरिक सल्फेट होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस प्लस O2 और प्लस H2, ये बन जाता है। ये हमारे 2 ऑक्सीकारक गुण होते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, व्याख्या करें क्यों अधिकांश संक्रमण धातुएं उपसर्ग संयोजन यौगिक बनाती हैं और परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह का आंसर आपका कई बार हो चुका है। इसमें आपका जो पहला आंसर है लिखना क्या है कि उपसर्ग संक्रमण धातुओं के बाह्य कोश
डी कोष होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होने के कारण ये जटिल आयनों से संयोग करके उपसय संयोजन यौगिक बना देते हैं, ठीक है ना। और संयोग करना और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। चौथे का जो खा है, फोर्थ का खा कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। C2H5NH2 एरो मार्क HNO2 A बना है, फिर इसमें कोई B पदार्थ मिलाया है तो बनता है एथिल एसीटेट CH3COO ठीक है ना। ये एथिल एसीटेट का सूत्र होता है। हो सकता है अनसोल्ड में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, इसलिए आपका ये सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है A और B का नाम लिखना है। तो देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, C2H5NH2 का अगर हम HNO2 के साथ अभिकृत करवाते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है और एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल C2H5OH प्लस N2, ये वाला N और ये वाला N मिलकर के N2 बना देंगे, प्लस आपका H2O बच जाएगा। क्या बचेगा? H2O बच जाएगा, एथिल अल्कोहल बना, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल जो है ये हमारा A यौगिक है। क्या है? A बना है। अब A में ऐसा क्या मिलाएं हम, ठीक है ना। A में ऐसा क्या मिलाएं कि हमारा एथिल एसीटेट बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए इसको हम दो प्रकार से करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी क्रिया CH3COOH एस्टिक अम्ल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? एस्टिक अम्ल से करवाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा CH3COO C2H5 प्लस H2, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर इसकी क्रिया CH3COCl से करवा दें तो ये हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस HCl, ठीक है ना। तो हमारा जो B है, कौन है? जो B है, पहला तो A हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ये हमारा A है और ये यौगिक हमारा B है। तो दोनों ही सही है, आप किसी से भी अपक्रिया करवा सकते हैं। इतना करवाने के बाद आप लिख दीजिएगा A बराबर C2H5OH, उसने नाम पूछा है एथेनॉल, ठीक है ना। और B बराबर अगर हम करवाते हैं तो अगर हमने इससे करवाई तो इसका नाम लिखेंगे, इससे करवाएंगे तो इसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए CH3COCl से करवाते हैं तो ये होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चौथे का खा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 4 का गा और 4 का घा जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। 4 के गा और घा एक बहुलक है, 15 नंबर चैप्टर से और एक 16 नंबर चैप्टर से है, तो दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। आगे हम चलते हैं 5वें के का पर। 5वें के का में कह रहा है कैसे अभिक्रिया गति प्रभावित होती है? अभिकारक संकेंद्रण के परिवर्तन पर, ताप के परिवर्तन पर, उत्प्रेरक की स्थिति पर। तो ये जो मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 पर मिल जाएगा, आपके सर ने करवाया होगा, अन्यथा मेरे YouTube यानी जीविका केमिस्ट्री क्लासेस के चैप्टर नंबर 4 पर, चैप्टर नंबर 4 पर इसका आंसर मिलेगा। और हेडिंग डली होगी क्या? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत इसमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, अभिकारक संकेंद्रण के परिवर्तन पर, ताप के परिवर्तन पर, उत्प्रेरक की स्थिति पर, ये सब आपको उसी में मिल जाएंगे, वहीं से आप लोग कर लेंगे। 5वें का खा कह रहा है परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, हट चुका है, ठीक। और अब चलते हैं 5वें के गा पर। 5वें का गा कह रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम बताना है। पहला दिया है PT NH3 का होल, समावयवी बताना है, समावयवी
वैवी बताना है इसमें, है NH3 का होल 4 Cl2 2+ आयन दिया हुआ है। तो इसके हमें समावयवी बनाना है। तो देखिए समावयवी का मतलब होता है कि किसी एक अणुसूत्र को कितने रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, कितने रूपों में। तो पहले का बनाते हैं, यहाँ पर हमारा केंद्रीय धातु कौन है, प्लेटिनम है, Pt है, और उससे 4 लिगेंड NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 और NH3, ठीक है ना। Cl के 2 हैं तो Cl और Cl, ठीक है, इस तरह से, और 2+ है। ये हो जाएगा इसका समपक्ष रूप। क्या होगा, समपक्ष रूप हो जाएगा इसका। और इसका जो दूसरा समावयवी बनेगा वो क्या होगा कि प्लेटिनम हमारा सेंटर पर ही रहेगा, Cl NH3 Cl NH3, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा विपक्ष रूप है, समपक्ष रूप विपक्ष रूप। ऐसा कैसे हुआ, 1 2 3 4 चारों NH3 एक साथ रखे हैं, Cl एक साइड में रखा है, यानी क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह एक साइड में, इसलिए ये समपक्ष रूप है। और भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह या समान समूह भिन्न भिन्न स्थानों पर है, अलग अलग है, तो इसे हम विपक्ष रूप कहते हैं। क्या कहेंगे, विपक्ष रूप। तो इसके 2 रूप हो गए। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं। 5 के गा का सेकेंड पार्ट है, इसमें दिया गया है PdCl2 Br और 2 शायद माइनस, ठीक है ना, PdCl2 और 1 मिनट, हाँ Bri, एक चीज छूट रही, Bri और 2 माइनस, ये आयन दिया गया है। इसके 2 समावयवी बताना है, सम कितने बन सकते हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर केंद्रीय धातु है Pd और इससे जुड़े Cl Br और I, है ना। ये क्या हो गया, हमारा समपक्ष रूप हो जाएगा, समपक्ष, ठीक है ना, समपक्ष रूप हो जाएगा। अगले में क्या करते हैं, इसका दूसरे कंडीशन क्या बन सकती है कि Pd Br Cl I। अब इसमें देखिए समान क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न साइडों में हो जाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं विपक्ष, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं कि ये विपक्ष रूप है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का गा जो कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम 5 के घा पर। 5वें के घा में क्या कह रहा है कि पहला है अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। घा का फर्स्ट है, पहली अभिक्रिया दी गई है CH3 C डबल बॉन्ड लो CH3 और अभिक्रिया करवा रहे हैं CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया जो है आपकी बहुत जानी मानी अभिक्रिया है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया हो रही है, क्लोरीटोन बनता है CH3 COH और CCl3, क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है भैया, क्लोरीटोन बनता है। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, अभिक्रिया को पूर्ण करना है ना। RX एरोमार्क KCl यहाँ पर A यौगिक दे रहे हैं और जिसका अपचयन करवाना है हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर कोई B यौगिक बनना है, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट करना है इस अभिक्रिया को। तो देखिएगा कि अगर हम इसकी KCl से क्रिया करवाएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा RCl, ठीक है ना, और माइनस का KX यहाँ से निकल जाएगा, एल्किल साइनाइड बनता है, ठीक है ना। अब अगर हम एल्किल साइनाइड का अपचयन और ऑक्सीकरण अपघटन करवाते हैं तो ये बन जाता है RCONH2, ठीक है ना, एमाइड बन जाता है।
क्या बनता है Mi। थोड़ा सा इस अभिक्रिया में डाउट है, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला विधि में क्या है कि जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को O2 के साथ ईथर व तनु HCl, जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को O2 के साथ ईथर व तनु HCl की उपस्थिति में तनु HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए क्या बनेगा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक लेते हैं MgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो जाएगा। क्या होगा भैया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो जाएगा। अब हम इसकी अभिक्रिया O2 यानी हाफ O2 लेते हैं, ईथर प्लस डाइल्यूट HCl होना चाहिए, तो हमारा एक माध्यमिक यौगिक बनता है OMgBr, ठीक है ना। क्या बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है OMgBr, ठीक। अब OMgBr मिलता है तो इसका जल अपघटन HOH तथा HCl की उपस्थिति में करवाएंगे, तो क्या होगा OH प्लस MgOHBr, ये हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। फिनॉल इसी में जोड़ रहा है, कहता तथा निम्न अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, है ना, डेफिनेशन नहीं, जिसमें पहली अभिक्रिया दी है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। क्या की है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया दी है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड OHCH प्लस 3 KCl प्लस ऑक्सीजन 2H2, ठीक है ना, 3 KCl प्लस 2H2 प्राप्त हो जाता है। ये हमारा है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर हम इसकी क्रिया यानी इसको दूसरे प्रकार से भी दिखा सकते हैं, OH प्लस CCl4 प्लस 4NaOH गिव्स आउट, तो भी यही बनना है OHCHO आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस 4NaCl प्लस 3H2, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब रीमर-टीमैन अभिक्रिया के अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अथवा लिख सकते हैं, जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ अभिकृत कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो चैप्टर नंबर 11 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहली अभिक्रिया थी, अब इसकी दूसरी अभिक्रिया भी दिखानी है हमको, तो हमने अभी पहली साफ की है, और दूसरी इन्होंने दी है कोल्बे अभिक्रिया। कौन सी दी है, कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण लिखना है हमें, कोल्बे अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है कि जब किसी सोडियम फिनॉक्साइड है या सोडियम का लवण है, एरोमेटिक लवण है, उसकी क्रिया हम CO2 यानी कि ONA, इसकी क्रिया हम CO2 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, CO2 से करवाते हैं। 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। क्या होगा देखिए भैया, ये हो जाएगा COONA और OH, ठीक है। ये आर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम का लवण प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम का लवण प्राप्त होता है। अब इसका HCl के साथ अपघटन करवाते हैं, तो COOH और OH, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ठीक है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक
ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और अथवा इसी को हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, और प्लस आपका NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है कोल्बे अपक्रिया की समीकरण। तो इस तरह छठवें का आपका कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, छठवें का अथवा कह रहा क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो देखिएगा C2H5OH, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को CH3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप क्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यानी निर्जलीकरण कर देता है, अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है, जल का अणु बाहर हो जाता है। और इसी का दूसरा पार्ट, अगर हम एथिल अल्कोहल को C2H5OH प्लस H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाते हैं तो C2H5HSO4 प्लस H2O और पुनः C2H5HSO4 प्लस C2H5OH के साथ अब क्रिया होती है तो ये बन जाता है C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बनता है प्लस H2, ठीक है ना, सॉरी H2SO4 बनेगा। तो ये था कि एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4, एक ये टेम्परेचर एक ये टेम्परेचर, ठीक है ना, तो दोनों में अलग अलग तापों पर क्रिया करेगा और अलग अलग उत्पाद बनाता है। कह रहा मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, ठीक है ना। तो अगर इस सूत्र को हम उल्टा लिख दें थोड़ी देर के लिए, ClCOCH3 कर दें तो आप देखिएगा इतना भाग निकल जाएगा और बन जाएगा मेथिल एसीटेट, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो अपक्रिया पूछी गई है, वो भी बताते हैं। इसका तीसरा पार्ट कह रहा है एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्रिया कैसे होती है, क्लोरोफॉर्म बनता है और क्लोरोफॉर्म बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से करवाते हैं तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है ना। फिर एथिल अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH प्लस Cl2 से क्रिया करवाएंगे तो ये बनता है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बनता है और प्लस हमारा HCl निकल जाता है, ठीक है ना। HCl 2HCl बैलेंस करेंगे 2HCl निकल जाएगा और जो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ है ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो निकल जाते हैं, CCl3CHO क्लोरल प्राप्त होता है, क्लोरल, ठीक है ना। ये एसिटाल्डिहाइड है, जाना माना यौगिक है, आप जान चुके हैं, एसिटाल्डिहाइड है, क्लोरल प्लस 3HCl प्राप्त होगा। अब हम जो हमारा ये बुझा चूना प्राप्त हुआ था CaOH का होल ट्वाइस इस तरह लिखते हैं और क्लोरल के दो मॉलिक्यूल लेते हैं Cl3CHO CCl3CHO एरोमार। तो देखिए इतना भाग निकल जाता है, दो अणु है 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फार्मेट और ये हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारी छठवें के का के अथवा का थर्ड पार्ट था। अब चलते हैं छठवें के खा पर। क्वेश्चन कह रहा है छठवें का फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, सभी संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है और डायग्राम है वो आपको चैप्टर नंबर 12 में आपके नोट्स में मिलेगा, आपकी बुक्स में मिलेगा या किसी भी मॉडल पेपर पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मॉडल पेपर पर आप इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि
फेलिंग इसकी जो है तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक यानी कि CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस होता है। इसको इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए इसको हम अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH2 COO और COOH इंटू COOH CHOH CH2OH। पुनः गर्म करें क्या होगा, यहाँ पर H2O निकल जाता है। ठीक है ना, क्या निकलता है, H2O निकल जाता है, इतना भाग निकल जाता है। ठीक है, इसको पुनः गर्म करेंगे तो माइनस का CO2 निकल जाएगा, यानी इतना भाग बाहर हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास CH2 इंटू COOH CHOH और CH2OH। अब इसका हम जल अपघटन करवा देते हैं HOH से, तो देखिए इतना भाग निकल जाएगा और बना देगा क्या HCOOH प्लस CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है ना, ये चीज बन जाती, ये है हमारा फार्मिक अम्ल। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको गर्म कितने में करते हैं, टेम्परेचर भी लिखे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और हमें ये ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो जाता है। क्या है, ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो जाता है, जबकि ग्लिसरॉल से ही शुरू किया था। तो इसकी भाषा अगर आप इसी से लिखना चाहें लिख सकते हैं ग्लिसरॉल व ऑक्सैलिक अम्ल, ग्लिसरॉल व ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण को, इसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। और समीकरण डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 12 से मिल जाएगा। ठीक है ना, कहाँ से मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 12 से। इसी में जोड़ रहा है, कह रहा है कि फेलिंग विलयन से क्रिया करवानी है तो हेडिंग डाल देंगे। डायग्राम बनाने के बाद पहले लिखेंगे अभिक्रिया परिभाषा, फिर समीकरण, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखेंगे फेलिंग विलयन से क्रिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको वही करना है। फेलिंग विलयन से क्रिया करवाएंगे तो HCOOH प्लस 2Cu फेलिंग विलयन, तो ये क्या बनाता है, Cu2O का रेड PPT देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, प्लस CO2 और प्लस H2, ये अब क्रिया हो जाती है। ठीक है ना, तो छठवें का जो खा था वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवें का खा का अथवा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के खा के अथवा में कह रहा है निम्नलिखित रूपांतरण को करने के लिए अभिकर्मकों के नाम लिखना है। यानी हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनैल बनाना है, इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, तो इनमें कौन से अभिकर्मक प्रयोग किए जाते हैं, कौन से पदार्थों को मिलाया जाता है जिनकी सहायता से हमें ये परिवर्तन प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, सीरियल है, और उसी के सामने हमने ब्लैक पेन से उसके आंसर लिख दिए हैं, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ये चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी में मिलेगा, लेकिन ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है ना, अथवा में कह रहा है अमोनिया का निर्माण, ये आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए में मिलेगा। इसमें प्रयोगशाला विधि और हैबर विधि से अमोनिया बनाना, इनमें से कोई एक विधि आपको कर देनी है जो आपको तैयार हो, क्योंकि प्रॉपर विधि का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, आप 7वें के खाक पर चलते हैं। हाँ, उसने कहा है अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक मतलब है जब भी औद्योगिक की बात करेगा तो आपको हैबर विधि लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, हैबर विधि, औद्योगिक की बात कर रहा है इसलिए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं 7वें के खा पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा है ओलिगोसैकेराइड क्या है, किसी एक ओलिगोसैकेराइड के 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 से 14 नंबर चैप्टर से आपको सॉल्व हो जाएगा। इसका अथवा में कह रहा है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कैसे प्राप्त होगा हमें ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन।
ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO, CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया हम फेनिल हाइड्राजीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? फेनिल हाइड्राजीन। इसको थोड़ा सा हम उल्टा लिखते हैं H2N NH C6H5। फेनिल हाइड्राजीन से अगर हम करवाते हैं तो इतना भाग हमारा निकल जाता है। क्या निकल गया? बड़े ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, इतनी बहुत सिंपल सी और छोटी सी रिएक्शन है। H2O बना, निकल गया। अब बचा क्या हमारा पास? CH डबल बॉन्ड लग जाएगा NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इतना होने के बाद में ऐसा कैसे हुआ? देखिए CHOH का होल 4 था, एक पार्ट को हमने अलग कर दिया और 3 अलग लिख दिए, ठीक है ना। अब इसकी पुनः अभिक्रिया फेनिल हाइड्राजीन से NH2 NH C6H5 से करवाते हैं। तो C6H5 NH2, एक तो एनिलीन निकलेगा, कॉमा अमोनिया निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, ठीक है ना। एक अमोनिया निकलेगा और एक भाग आपका एनिलीन निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 CO CHOH का होल थ्राइस CH2। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं, अमोनिया के रूप में निकल जाते हैं और इसकी पुनः क्रिया करवाते हैं H2N NH C6H5 से। देखिए बार बार कोई नया विकर्मक नहीं लेना, बार बार फेनिल हाइड्राजीन ही लेना है, फेनिल हाइड्राजीन ही लेना। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए इतना भाग फिर से निकल रहा है, ठीक है ना, इतना निकल रहा है, यानी कि माइनस का H2। तो अब हमारे पास बचा क्या है? जो कुछ बचा है उसको बस लिख देते हैं C6H5 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल 4 होल थ्राइस CH2OH। ये हमारा है ग्लूकोसाजोन। ये था हमारा ग्लूकोज। तो हमें बनाना क्या था? ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन ही बनाना था, है ना। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन ही बनाना था, जो कि आपका कंप्लीट हो जाती है क्रिया, ठीक है ना। अब इसी में जोड़ रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनवा रहा है। क्या कह रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनवा रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम साफ करते हैं और दूसरे में लिखते हैं, आपका ये लिख चुका होगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल हमसे बनवा रहा है, तो ये हो गया ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। अब जब ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनवाना है तो इसका हमें ऑक्सीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? ऑक्सीकरण। तो देखिए क्या होगा? CHOH का होल 4 CH2OH, है ना, और इसका करवा देते हैं ऑक्सीकरण। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH। ये है हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो कह रहा है ग्लूकोज से सारबिटाल। तीसरे में पूछ रहा है ग्लूकोज से सारबिटाल बनाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज से सारबिटाल बनाना है। तो इसका अपचयन करवा देते हैं CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। अगर हम इसका अपचयन करवाते हैं यानी हाइड्रोजन से करवाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH। ये हमारा बन गया सारबिटाल, ठीक है ना। ये हमारा बन गया सारबिटाल। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ये है हमारा सारबिटाल, ग्लूकोज से सार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये जो सेट है, यानी चौथा सेट जो है 2018 का, ये कंप्लीट होता है। अब
इसके अगले सेट में मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मैं फिर आपसे कहूँगा एक बार कि आपकी व्हाट्सअप नंबर मेरा है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस 31/5 यानी कल से, मंडे से 9 से 10 AM पर होगी। और बायोलॉजी के लिए ये 8 से 9 AM पर होगी क्लास, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 से 10 AM पर केमिस्ट्री की आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, वहां पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।